तो गाइस आज फिर से हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले वाले चैप्टर्स मेरे चैनल पे देख लिए होंगे। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब वैंग डैम अपना डिलीवरी वाला काम करने के लिए जा रहा होता है तो एक रेस्टोरेंट में जहाँ से उसको खाना लेना होता है वहाँ पे वैंग डैम को दिखता है टेशॉक, यानी कि वही बंदा जो उसके स्कूल का डॉन है और वैंग डैम उससे फाइट करके उसको हराना चाहता है। दरअसल जिस रेस्टोरेंट में टेशॉक काम कर रहा है वो टेशॉक का ही रेस्टोरेंट है जिसको वो अपनी मदर के साथ मिलकर चलाता है। अभी ये दोनों लौंडे एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि इन दोनों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद वैंग डैम टेशॉक के ऊपर पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है ये सच में काफी ज्यादा फनी है। अबे साले मुझे ऐसे क्या देख रहा है बे? क्या स्कूल में बाकी लोगों को ये पता है कि तू यहाँ पे काम करता है? लेकिन टेशॉक वैंग डैम को खाना पकड़ाते हुए कहता है अपना मुंह बंद कर और चुपचाप से ये खाना लेके यहाँ से जा। अच्छा तो तुझे भी पैसों की कमी पड़ती है इसलिए तू ये काम कर रहा है? हाँ मैंने तुझे कहा ना यहाँ से चुपचाप से निकल ले। अबे गधे अगर तू मुझे बोलेगा भी नहीं तो भी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी ये मेरी आखिरी डिलीवरी है, इसके बाद मैं घर ही जा रहा हूँ। वैसे भी बेटे एक ना एक दिन तो मैं तेरी बहुत ही अच्छी तरीके से तोड़ूंगा, तब तक यहाँ पे आराम से अपना काम कर ले। आरामखोर बड़बड़ाना बंद कर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्कूल का नंबर 1 का बंदा मैं जल्दी ही बन जाऊंगा। तुझे पता है आज मैं एक लौंडे से मिला था जिसका नाम गॉक्युन है। तुझे तो ये भी नहीं पता होता कि स्कूल में क्या क्या चल रहा है। गॉक्युन नाम के बंदे के साथ बात करके मैंने डिसाइड करा है मैं स्कूल के सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को सिंगल फाइट में हराऊंगा, जिसमें ऑब्वियसली मैं गॉक्युन से भी फाइट करूंगा। इसलिए तुझे भी मैं सजेशन देना चाहता हूँ चुपचाप से मेरे सामने हार मान ले। टेशॉक वैंग डैम को अपनी पीठ दिखाते हुए कहता है मैंने तुझे कहा ना चुपचाप से यहाँ से निकल ले। सच में काफी ज्यादा बोरिंग इंसान है, बाद में तू पछताएगा बेटे, देखता जा बस। लेकिन इतने में यहाँ पे टेशॉक की मदर आ जाती है और कहती है अरे बेटा क्या तुम टेशॉक के दोस्त हो? दरअसल मैं टेशॉक की मदर हूँ बेटा। तुम तो एक काफी ज्यादा हैंडसम लड़के लग रहे हो। हमारा टेशॉक तो हमसे अपने दोस्तों के बारे में बात ही नहीं करता। वैसे टेशॉक स्कूल में अच्छे से पढ़ाई तो कर रहा है ना? क्या आप क्या बोल रही हो? हाँ वैसे पढ़ाई तो कर रहा है। हाँ चलो सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा। टेशॉक लोगों के साथ बात करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। वैसे तुम टेशॉक को भी बोल रहे थे ना कि ये तुम्हारी आखिरी डिलीवरी है, इसके बाद तुम घर जाने वाले हो। एक मिनट जरा रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। दरअसल एक कस्टमर ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया होता है, इसलिए टेशॉक की मदर उस ऑर्डर को वैंग डैम को दे देती है और कहती है कि फैमिली के साथ मिलकर आराम से खाना इसको। साथ ही साथ में वैंग डैम से पूछती है कि बेटा तुम टेशॉक के कितने समय से दोस्त हो? वैंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे ठीक तरीके से चल क्या रहा है, लेकिन टेशॉक अपनी मदर को कहता है वो मॉम अब उसे यहाँ से जाना होगा। ठीक है बेटा आराम से घर जाना, ओके। इसके बाद वैंग अपना काम वाम निपटा के अपने हॉस्टल के बाहर पहुंचता है। जब वैंग बाइक से अपना खाना उतार रहा होता है तो यहीं पास पे वो लड़की भी बैठी होती है जिससे वैंग एक बार पहले मिला था और पिछली बार वैंग ने इस लड़की को बहुत ही गंदा फंसाया था। वैंग के चेहरे पे हल्के से लड़ाई झगड़े के निशान होते हैं, इसलिए लड़की अपने मन में कहती है ये तो वही कल वाला लड़का है। और आखिर इसके चेहरे को क्या हुआ? क्या इसको ऐसा लगता है कि ये कोई गैंगस्टर है? लेकिन मैं इसके साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। इसके आसपास रहना भी मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑब्वियसली इस लड़की की वैंग डैम को देख के फटी पड़ी होती है पिछले बार की वजह से, और वैंग को जो टेशॉक की मदर ने खाना दिया होता है वो सोच रहा होता है कि ये खाना उसके लिए अकेले के लिए काफी ज्यादा है। साथ ही साथ में शिहोन की कंडीशन अभी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा पिटा था लॉन्डो से, इसीलिए वैंग को खुद से पढ़ने के लिए कोई बुक वगैरह ले लेनी चाहिए। पर इतने में ही वैंग देखता है इस लड़की को और ये लड़की वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वैंग उसको कहता है एक्सक्यूज मी, आखिर तुम भाग क्यों रही हो? लेकिन ये लड़की वैंग डैम से जो पिछली बार ही मिली थी अब तक उसका सदमा गया नहीं होता है, इसलिए वैंग डैम के कहने में रुक नहीं रही होती और अब भी भाग रही होती है। और वैंग पीछे से कहता है अबे भाग क्यों रही है? रुक जा बे, मैंने कहा रुक तो जा, एक मिनट बात तो सुन। लेकिन ये लड़की फटाक से अपने कमरे का दरवाजा खोल के अंदर घुसने की सोच रही होती है, लेकिन वैंग उसके दरवाजे में हाथ मार के उसके आगे आ जाता है और ये लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। वैंग कहता है कम ऑन, तूने क्या कोई भूत वगैरह देख लिया है क्या? ऐसे क्या भाग रही है? और ये लड़की गुस्से में हाँफते हुए वैंग को कहती है क्या तू सच में मुझसे पूछ रहा है कि मैं भाग क्यों रही हूँ? हाँ तुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि कल तूने मेरे साथ क्या करा था। क्या तुझे याद नहीं है? क्या मैंने क्या करा था कल? तू ही तो आंटी के दरवाजे में खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी। मैं सिगरेट नहीं पी रही थी, मैं बस लाइटर को चेक कर रही थी और ऊपर से वो मेरी जिंदगी की आखिरी सिगरेट थी। उसके बाद मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया है। ऊपर से तुझे पता भी है आंटी को समझाने में मुझे कितनी ज्यादा दिक्कत हुई थी। लेकिन वैंग डैम है एक नंबर का हरामखोर। ये हरामी टेशॉक की माँ का दिया हुआ खाना अकेला नहीं खा सकता, इसलिए इस लड़की को कहता है हाँ तूने सही कहा, इसलिए मैं अभी तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तो तुझे माफी के तौर पे अपनी तरफ से डिनर खिलाना चाह रहा था। क्या तुझे टेस्टी खाना पसंद नहीं है? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, तुझे पता भी है कितनी लेट हो चुकी है। अब तक तो सब लोग खाना खा लेते हैं और तुझे क्या लगता है मैं बस तुझे ऐसे ही माफ कर दूंगी? ये लड़की दिखा तो ऐसे रही होती है जैसे इसने खाना खा लिया है, लेकिन अचानक से इसके पेट से आवाज आती है और ये आवाज होती है भूख की। इसलिए फाइनली ये लड़की खाना खाने के लिए मान जाती है। ये लड़की पेल पेल के खाना खा रही होती है और कहती है तो तुम्हारा नाम वैंग डैम है? हाँ मेरा नाम है गैंग याना, मैं नॉर्थ ईस्ट गैंगबक हाई स्कूल में
पढ़ती हूँ। वैसे तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं पीपैक हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। तुम्हारे बोलने के स्टाइल से लगता है कि तुम बुशान से हो। हाँ नहीं, मेरा घर बुशान के बगल में ही है। मेरा ट्रांसफर यहाँ पे कुछ ही समय पहले हुआ है। तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर से रहने के लिए आई है। आखिर तो इतनी दूर से यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आई है क्या? यहाँ पे आने के काफी सारे रीजंस हैं, उनमें से पढ़ाई करना भी एक है। वैसे तो पढ़ाई में कैसी है? तेरे नंबर वगैरह कैसे आते हैं? मैं अपने पुराने स्कूल की टॉप रैंकर हुआ करती थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिखा सकती हूँ। वैसे सच में ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी है। इसकी बातें सुन के वैंग के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है, ओए अगर तू पढ़ाई में अच्छी है तो क्या तू मुझे पढ़ा सकती है? क्या अचानक से तेरे दिमाग में ये बात कैसे आई? देख, डील ये है कि हर रात को तू मुझे पढ़ाएगी और उसके बदले मैं रोज तुझे अपनी तरफ से डिनर खिलाऊंगा, बिल्कुल फ्री में। एक मिनट, आखिर पढ़ना तेरे लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है जो तू इतना सब कुछ कर रहा है? अबे यार, मैं तुझे कैसे समझाऊं? देख, रीजन जानना तेरे लिए इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। तू हर दिन अपने डिनर का पैसा बचाने वाली है, क्या तेरे लिए इतना काफी नहीं है? मैं जानता हूँ अचानक से मैं तुझसे इस तरीके के सवाल कर रहा हूँ, इसलिए तेरे मन में सवाल तो उठ रहे होंगे, लेकिन तुझे डिनर भी तो रोज फ्री में मिल रहा है। जरा इसके बारे में सोच। लड़की थोड़ा सा सोचती है और उसके बाद मान जाती है इसकी बात के लिए। वैंग को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये लड़की इतनी आसानी से कैसे मान गई। ये लड़की वैंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है, ठीक है तो हमारे बीच में डील डन होती है। लेकिन वैंग इस लड़की से हाथ नहीं मिलाता और कहता है, हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तू थोड़ी देर के लिए मुझे पढ़ाएगी। अच्छा ठीक है, वैसे मैं तो अपना हाथ चावल लेने के लिए बढ़ा रही थी, मुझे अपने वाले चावल दे सकता है क्या? इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन के स्कूल का सीन, जहाँ पे शी हॉन कॉरिडोर में जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, जब मैं स्कूल में नहीं था तो यहाँ पे क्या हुआ होगा और युंगमिन और उसके बंदे कहीं मुझे दोबारा से परेशान न करे। लेकिन इतने में ही शी हॉन की टक्कर सीधा युंगमिन से ही हो जाती है, जो अभी अपने काफी सारे बंदों के साथ होता है। इसे शी हॉन की उसको देख के पूरी तरीके से फट चुकी होती है और भीख मांग रहा होता है, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन क्योंकि युंगमिन की रिपेयरिंग वैंग डैम पहले ही कर चुका होता है, इसलिए युंगमिन और उसके साथ के बंदे शी हॉन के सामने अपना सर झुका के कहते हैं, हमें माफ करना, हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी करा उसके लिए मैं तुम्हारी हॉस्पिटल की फीस भी दे दूंगा, तुम्हारे चश्मे के पैसे भी दे दूंगा और दोबारा से हम लोग तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। शी हॉन के तो समझ भी नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बंदा उससे माफी क्यों मांग रहा है। लेकिन युंगमिन अपने बंदों के साथ फ्रस्ट्रेट होते हुए यहाँ से जाने लगता है। इतने में ही वैंग डैम पीछे से युंगमिन के सर पे एक बोतल मारता है और कहता है, अबे हरामखोर, मैंने तुझे कहा था ना कि उससे ठीक से माफी मांगियो। तो खैर माफी वाफी होने के बाद हम देखते हैं क्लास का सीन। क्लास में वैंग डैम शी हॉन को बताता है कि जो टॉप 7 के बंदे हैं, अब वैंग डैम उनसे सिंगल फाइट करके उन सबको हराएगा, ताकि सारे टॉप 7 के बंदे ये मान सके कि वैंग डैम उनसे ज्यादा ताकतवर है और वैंग डैम का कहना भी वो माने। शी हॉन को लग रहा होता है कि वैंग ने ये सब कुछ उसके लिए करा है, इसलिए वो कहता है, आखिर तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं अपने टूटे हुए हाथ के साथ तुम्हारी पढ़ाई में भी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे एक लड़की मिल चुकी है जो पढ़ाई में मेरी मदद कर सकती है, और तेरा इससे क्या मतलब है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए? जो मुझे करना है वो तो मैं करके रहूंगा, मुझे रोकेगा कौन? वैसे भी मैं अपनी बातों से कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। वैसे भी मैंने तुझसे वादा करा था कि जिन लोगों ने तुझे मारा है मैं उनको सबक सिखाऊंगा, इसलिए तू बस अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान दे और चुपचाप से जब तुझे वक्त मिले तब मुझे पढ़ाइयो। ये सब कुछ सुन के शी हॉन की आंखों से तो बस आंसू ही आने वाले होते हैं, इसलिए वैंग उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है, अबे ओए, अब यहाँ पे रोना धोना स्टार्ट मत कर दियो, उससे पहले मुझे तेरी एक मदद चाहिए, उसके बाद रो लियो। तूने मुझे कहा था ना कि तुझे इस स्कूल की पूरी खबर है, सबके बारे में पता है। वैसे इस स्कूल के 7वें और 8वें नंबर के बंदे में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे 7वें नंबर के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो इससे मेरा कुछ नहीं जाएगा। वैंग जैसे ही शी हॉन का मुंह छोड़ता है तो वो कहता है, हाँ, उनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, और अगर तुम उनकी रैंकिंग के हिसाब से उनसे फाइट करने की सोच रहे हो तो तुमने लंच टाइम में पहले ही 7वें नंबर के बंदे को देख लिया होगा। उस 7वें बंदे का नाम है जोंग जुन ली। वो बंदा एक जूडो टीम का हिस्सा है, लेकिन उसके भोले से चेहरे के पीछे मत जाना, उसके फाइटिंग रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा खतरनाक है, खासकर उससे जुड़ा एक इंसिडेंट बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक बार वो बंदा अपना जूडो का मैच किसी से हार गया था, और सिर्फ इसलिए ही उसने दूसरे स्कूल में जाके वहाँ की जूडो टीम को अकेले ही बहुत ही ज्यादा गंदा मारा था। जंग जुन ली रात के समय दूसरे स्कूल की जूडो टीम के पास गया था, और वहाँ पे जो उसने करा था वो उस वक्त की हेडलाइन बन गई थी। उसने अकेले ही वहाँ के सारे बंदों को मार मार के अधमरा कर दिया था। इसलिए अगर तुम उससे फाइट करने वाले हो तो तुम्हें काफी ज्यादा सोच समझ के ये सब कुछ करना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। लेकिन वैंग डैम को घंटा किसी बात से फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, अरे भाई साहब, मैं तो सच में काफी ज्यादा डर चुका हूँ तेरी बात सुन के। वैसे वो लौंडा कौन सी क्लास में पढ़ता है? जैसे ही शी हॉन इसे क्लास का पता बताता है, वैंग अचानक से अपनी जगह पे उठता है और यहाँ से जाने लगता है, और क्लास के सारे लौंडों का ध्यान वैंग डैम के ही ऊपर होता है, क्योंकि सबको इस बात का अंदाजा होता है कि ये फाइट करने के लिए ही जा रहा होगा। लेकिन टेशॉक इस मामले में कुछ नहीं बोलता, वो बस अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। शी हॉन वैंग डैम को कहता है कि तुम्हें उससे फाइट नहीं करनी चाहिए, ऐसे बिना सोचे समझे प्लीज उसके साथ फाइट करने के लिए अभी मत जाओ। वैंग कहता है, क्या फाइट करने के लिए?
हरामखोर, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे पास पढ़ने के लिए काफी कुछ बचा है अभी। मैं पढ़ाई करने में बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकता। बाय। लेकिन वैंग, मैं अभी तुम्हें बोलूंगा कि प्लीज प्लीज फाइट मत करना। अच्छा, तू तो मुझे बोल रहा था कि मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। क्या वो सब कुछ तो मुझे मक्खन लगाने के लिए बोल रहा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके पास तुम जा रहे हो वो लड़का अभी स्कूल में है ही नहीं। क्या वो लड़का स्कूल में नहीं है? ये स्कूल सच में काफी ज्यादा अजीब है। कल ही तो मुझे वो यहाँ पे दिखा था। क्या उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट, मैं चेक करके बताता हूँ कि अभी वो कहाँ पे होगा। इसके बाद ये गधा एक नोटबुक निकालता है जिसमें इसने सारे लोगों की जानकारी लिखी होती है और ऑब्वियसली जो 7वें नंबर का बंदा है उसकी भी जानकारी लिखी होगी। शिहोन वैंग डैम को बताता है कि अभी वो बंदा अपनी जूडो की प्रैक्टिस कर रहा होगा और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं जोंग जिन को, यानी कि 7वें नंबर का बंदा, जो कि काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद एक जगह पे बैठ के हाँफ रहा होता है। इतने में ही जोंग जिन का कोच यहाँ पे आके उसकी गुद्दी में एक रैपट मार के चिल्ला के उसको कहता है, हरामजादे, आखिर अभी तू यहाँ पे कर क्या रहा है? क्या मैं यहाँ पे वर्कआउट कर रहा था? हरामखोर, तुझे क्या लगता है मुझे तेरे बारे में पता नहीं है? तेरा बाप और मैं दोनों के दोनों दोस्त हैं। तेरे बाप को इस बात की चिंता होती रहती है कि तू स्कूल नहीं जाता और यहीं पड़ा रहता है हमेशा। इतने में यहाँ पे एक औरत आती है और कोच के कंधे में एक रैपट मार के कहती है, ये कोई बात नहीं हुई एक बच्चे को मारने के लिए। आखिर तुम एक हैंडसम लड़के के सर में ऐसे कैसे मार सकते हो? क्या तुम बिना मारे उससे बात नहीं कर सकते? आखिर उसको मार क्यों रहे हो? इसके बाद जोंग जिन अपने कोच को कहता है, सर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर मैं स्कूल जाता भी हूँ तो ये किसी काम का नहीं है। वैसे भी स्कूल जाके मुझे जॉब वगैरह नहीं मिलने वाली है। पर इतने में ही इन लोगों को आवाज आती है बाहर से कुछ हल्ले की। दरअसल यहाँ बाहर पे वैंग डैम पहुंच चुका होता है और ये हल्ला उसी की वजह से हो रहा होता है। वैंग सीधा चल के यहाँ अंदर आने की सोच रहा होता है, लेकिन शिहोन ने उसकी टांग पकड़ रखी होती है और कहता है, हे आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो। अबे गधे, मुझे छोड़ ना, अंदर जान दे मुझे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? मैं तुझे यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि तूने आज तक कभी मेरी फाइट नहीं देखी है और जब मैं जोंग जिन को मार दूंगा तो पूरे स्कूल में ये बात तू ही फैलाएगा कि मैंने उसकी कितनी गंदी तरीके से तोड़ी थी। इसलिए मेरा पैर छोड़ और चुपचाप से मेरे पीछे आ। वैंग अपना पैर छुड़वा के अंदर पहुंच चुका होता है और सामने उसको दिखता है जोंग जिन। ऑब्वियसली जोंग जिन ने भी वैंग को पहचान लिया होता है, पर इतने में ही वैंग के सामने यहाँ जूडो के 3 बंदे आ चुके होते हैं जो वैंग को कहते हैं, ओए तू बाहर काफी ज्यादा हल्ला मचा रहा है, आखिर तू यहाँ पे क्यों आया है? या तू यहाँ की मेंबरशिप लेने के लिए आ रखा है क्या? मेंबरशिप गई भाड़ में। मैं यहाँ पे किसी को चैलेंज करने के लिए आ रखा हूँ। क्या तुझे इस बात से कोई दिक्कत है? बच्चे, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है यहाँ पे? लेकिन वैंग कहता है, तुम्हारे लिए तो मेरे साथ का ये बंदा ही काफी है जो मेरे पीछे खड़ा है। शिहोन का पहले ही एक हाथ टूटा हुआ होता है, इसलिए सारे बंदे शिहोन के बाल पकड़ के कहते हैं, क्या तू हमसे सिर्फ एक हाथ से फाइट करने वाला है? हाँ, क्या तुझे लगता है कि तू इतना ज्यादा ताकतवर है? शिहोन बेचारा इन सबको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। शिहोन की टूटना स्टार्ट हो चुकी होती है और वैंग वहाँ से आगे चला गया होता है और सीधा जाके जोंग जिन को कहता है, ओए जोंग जिन, गॉक्यून ने क्या कहा था? लगता है तुझे ठीक से समझ नहीं आया है। मुझे टॉप 7 के बंदों को सिंगल में हराना है, इसलिए आजा इसको जल्दी से खत्म करते हैं यहाँ पे। जोंग जिन कहता है, तुझे क्या लगता है आखिर तू ये क्या कर रहा है? चुपचाप से यहाँ से चला जा। यहाँ से चला जा से तेरा क्या मतलब है बे? अगर हमने आगे चल के फाइट करनी ही है तो हमें यहीं पे सब कुछ अभी खत्म कर देना चाहिए। बट इतने में ही इस डोजो का कोच कहता है, हे यंग मैन, आखिर तुम मेरे डोजो में बखेड़ा खड़ा क्यों कर रहे हो? और ऊपर से क्या तुम जोंग जिन को जानते हो? और जैसा कि हमें पता है वैंग बहुत ही हरामी किस्म का बंदा है। वैंग कहता है, मैं इसके स्कूल के स्टूडेंट डिसिप्लिन कमेटी से हूँ। मुझे सुनने में आया है ये स्कूल नहीं आ रहा है क्योंकि ये पढ़ाई नहीं करना चाहता है, इसलिए स्कूल की तरफ से मैं यहाँ पे इसको सबक सिखाने के लिए आ रखा हूँ ताकि इसको थोड़ी सी बुद्धि आए। शिहोन जिसकी रिपेयरिंग हो रही होती है वो अपने मन में कहता है, वो लोग वैंग की बात में यकीन नहीं करेंगे। कोच जोंग जिन से पूछता है, ये लड़का जो बोल रहा है क्या ये सच है? जोंग जिन कहता है, हाँ ये बात सच है कि ये हमारे स्कूल से है, लेकिन इसने बाकी जो कुछ भी बोला, ऑफ कोर्स मैंने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ सच है। इसके बाप ने इसे स्कूल पढ़ने के लिए भेजा है ताकि इसको एक अच्छी जॉब मिल सके, लेकिन ये हरामखोर पढ़ाई वगैरह नहीं करता। सच में बहुत ही बेकार बेटा है अपने बाप का, और ऊपर से इसने काफी सारे मासूम लोगों को मारा था। उसके बावजूद भी ये डोजो में ट्रेनिंग करने के लिए आता है। अब तो डोजो में ट्रेनिंग करके और किस किस की जिंदगियां बर्बाद करने की सोच रहा है बे। वैंग जानबूझ के अभी बोल तो ऐसे रहा होता है जैसे खुद पता नहीं कितना अच्छा इंसान होगा, इसलिए जोंग जिन को गुस्सा आ जाता है और वो वैंग की तरफ उसको मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसका कोच उसको रोक लेता है। कोच अभी वैंग डैम को देख के उसकी पूरी बॉडी को एनालाइज कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, इसके शरीर में फाइट के निशान है। क्या ये सच में एक हाई स्कूल का लड़का है? इस उम्र में ही इसकी मसल्स काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी हैं। ये किसी भी एंगल से मुझे कोई मामूली बच्चा तो नहीं लगता है। इसलिए कोच इसके बाद इन दोनों को कहता है, ठीक है, अगर तुम दोनों यहाँ पे फाइट ही करना चाहते हो तो तुम दोनों यहाँ पे फाइट कर सकते हो। जोंग जिन कोच को अभी समझाने की कोशिश कर रहा होता है, ये डिसिप्लिन कमेटी से नहीं है, हरामखोर झूठ बोल रहा है ये, लेकिन कोच उसकी पूरी बात सुनता ही नहीं
नहीं और कहता है, जहाँ तक मैंने इस लड़के की बातें सुनी है, तुझे कभी ना कभी इससे फाइट करनी ही है ना? इसलिए सड़कों में पागलों की तरह फाइट करने से बढ़िया है यहीं पे फाइट कर लो ताकि मैं भी देख सकूं। लेकिन यहाँ पे फाइट करना इससे कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा? अबे ओए बच्चे, तुझे क्या लगता है ये डोजो किसका है, तेरा या फिर मेरा? वैसे भी ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, हमेशा लड़ता रहता है तू। अरे लेकिन आप मेरी बात तो सुनो। एक मर्द जो भी करता है उसे अपनी हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इस लड़के के साथ तेरी जो भी फाइट है उसे हमेशा के लिए यहीं पे खत्म कर दे, बाद में चल के ये परेशानी बड़ी हो सकती है, इसलिए अभी इस परेशानी को खत्म कर। वैंग कहता है, अरे वाह सर जी, आप तो काफी ज्यादा कमाल के हो। कोच कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने डोजो को तुझे फ्री में इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि तू डिसिप्लिन कमेटी से है या फिर नहीं है, मुझे तो इस बात के ऊपर डाउट है, क्या तू इस लड़के को सुधार सकता है? ये तो घर में अपने बाप की भी नहीं सुनता है, इसलिए मैं चाहता हूँ तू सच में इससे फाइट करे। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तू इससे फाइट में हार गया तो तुझे इस डोजो का एक मेंबर बनना होगा। मैं तुझसे मेंबरशिप के पैसे भी नहीं मांगूंगा, तुझे बस यहाँ पे आके रोज ट्रेनिंग करनी है और इस डोजो को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसा लगा तुझे? क्या तुझे ये डील मंजूर है? हाँ मुझे ये डील मंजूर है। हालांकि डोजो के बंदों को कोच की बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो कोच के सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। वैसे भी कोच वैंग की बॉडी देख के इम्प्रेस हो रखा है और उसको लगता है कि अगर ये बंदा उसके डोजो में आ गया तो उसको डोजो को काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इसके बाद वैंग कोच के सामने अपनी एक शर्त रखता है, जो होती है अगर वैंग इस फाइट में जीत गया तो कोच जुंगजिन को इस डोजो में कभी भी कदम नहीं रखने देगा, क्योंकि वैंग डैम के मुताबिक ये बंदा अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है मासूमों को मारने के लिए। और ऑब्वियसली कोच भी इस बात से एग्री कर रहा होता है। कोच भी ये नहीं चाहता कि जुंगजिन पढ़ाई में ध्यान ना दे और बस लड़ाई में ध्यान दे, इसलिए उसे ये मंजूर होता है। जुंगजिन का भी वैंग को देख के दिमाग खराब हो चुका होता है और वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो चुका होता है। और वैंग जुंगजिन को बोल रहा होता है कि इन सबको पहले ही गुड बाय बोल दे, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू मुझे हरा देगा बच्चे। लेकिन जूडो का कोच कुछ और सोच रहा होता है और एक स्माइल के साथ कहता है, बच्चे क्या तुझे सच में लगता है कि तू जुंगजिन को हरा देगा? तुझे ये बात पता होनी चाहिए कि जुंगजिन एक एथलीट है और यहाँ के जो बाकी के एथलीट हैं वो कभी भी जुंगजिन से जीत नहीं पाए हैं। हाँ एक बार जुंगजिन एक बंदे से हारा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुंगजिन की स्किल्स कोई मजाक हैं। शिवहान भी जमीन में पड़ा अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ जुंगजिन सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, उसे तो 7 रैंक में भी नहीं होना चाहिए था, उसे और ज्यादा अच्छी रैंक में होना चाहिए था। माना कि वैंग डैम भी काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जुंगजिन ने अकेले ही काफी सारे एथलीट्स को मारा था। तो खैर इसके बाद वैंग डैम को फाइट के रूल समझा दिए होते हैं कि रूल MMA वाले होंगे, मतलब कि ये सड़क की कोई फाइट नहीं है कि जहाँ पे कुछ भी उठा के किसी के सर पे कुछ भी मार दिया। इस फाइट को इन दोनों को तमीज के साथ लड़ना होगा, कहीं पे भी अगर कुछ बदतमीजी ज्यादा हो गई तो फाइट को रोक दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि थोड़ी बहुत तो बदतमीजी चल सकती है। इसके बाद वैंग जुंगजिन को कहता है, ओए अपनी पूरी ताकत से लड़ियो, बाद में मुझे बहाने नहीं चाहिए, तेरी पूरी ताकत के साथ मैं तेरी तोड़ूंगा, तभी तो सबको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। इसी के साथ रेफरी इन दोनों को कहता है फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। रेफरी अभी आगे भी और कुछ बोल रहा होता है, लेकिन वैंग और कुछ नहीं सुनता। तैयार होने के लिए सुनते ही वैंग ने हैवानों वाली स्माइल के साथ जुंगजिन के मुंह पे एक मुक्का बजा दिया होता है। ये मुक्का पड़ते ही जुंगजिन पीछे की तरफ गिरने लगता है। वैंग उसको ठीक से गिरने भी नहीं देता और उसके ऊपर इस तरीके से लात मारता है जैसे जुंगजिन एक कुत्ता होगा, लेकिन जुंगजिन जैसे तैसे इस लात को डॉज कर लेता है। और वैंग ये देख के कहता है, क्या लगता है ये सच में एक एथलीट है, लेकिन इसको देख के लगता नहीं है ऐसा। लेकिन वैंग की इस बदतमीजी वाली लात को देखते हुए रेफरी चिल्लाते हुए कहता है, ओए रुक जा, इस तरीके की लात अलाउड नहीं है। क्या तूने सुना नहीं था यहाँ पे MMA के रूल चलेंगे? मैं फाइट किस तरीके से करूंगा ये डिसाइड करने वाला तू कौन होता है बे? हरामजादे, मैं रेफरी हूँ, मैं तो बताऊंगा ही। कोच वैंग को देख के अपने मन में कहता है, क्या जुंगजिन के स्कूल के सारे लौंडे ऐसे ही हैं? लेकिन रेफरी अब भी वैंग के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम इस तरीके की लात उसको नहीं मार सकते। हालांकि वैंग रेफरी की सारी बातें इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही जुंगजिन अपनी जगह में उठते हुए कहता है, नहीं उसे ऐसा करने दो। हालांकि रेफरी अब भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जूडो का कोच भी इस चीज के लिए मंजूरी दे देता है, क्योंकि अगर खुद जुंगजिन को कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से फाइट करने में तो और किसी को भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए वैंग रेफरी को कहता है, अब यहाँ से दफा हो जा, उन्होंने इस चीज के लिए अलाउ कर दिया है। और वैंग बहुत ही स्पीड में जाता है जुंगजिन की तरफ उसको पेलने के लिए, और उसके पास जाते ही जुंगजिन के ऊपर मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है। जुंगजिन जैसे तैसे फटी हुई हालत में इन मुक्कों को ब्लॉक कर रहा होता है, वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा होता। इतने में ही वैंग उसकी टांग में लात मार के उसको हक्का बक्का कर देता है। इसके बाद एक मुक्का पड़ता है जुंगजिन के मुंह पे, जिस वजह से जुंगजिन पीछे की तरफ गिर रहा होता है। और वैंग उसके एक और मुक्का मारने वाला होता है और जुंगजिन उस मुक्के से गिरते गिरते बचने के लिए तैयार होता है। लेकिन वैंग जो उसके मुक्का मार रहा होता है बीच रास्ते में ही उसको चेंज करके उसकी गर्दन पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और जुंगजिन के पेट में एक खतरनाक सा घुटना बजा देता है, जिससे जुंगजिन लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ जाता है और जमीन में गिर चुका होता है। और वैंग इस चीज का फायदा उठाते हुए भागता हुआ जुंगजिन की तरफ आता है और दोबारा से उसके वही लात मारने वाला होता है जो रेफरी ने मना करी थी। जुंगजिन
जुंगजिन को पता होता है कि वो इस लात से किसी भी तरीके से बच नहीं सकता है, बट वैंग ये लात को बीच में ही रोक देता है और कहता है, मैं कोई सड़क में चलने वाला बदमाश नहीं हूँ, तू मेरी चाल में फंस चुका है। और वैंग इस लात की जगह अपने हाथ से जुंगजिन को जमीन में दबा देता है। जुंगजिन की यहाँ पे एक तरफा पिटाई चल रही होती है और शी हॉन अपने मन में कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि जुंगजिन यहाँ पे एक तरफा मार खाएगा। सच में वैंग डैम काफी ज्यादा ताकतवर है। आखिर वैंग डैम ने किस तरीके की जिंदगी जी है, आखिर ये बंदा है कौन असल में। वही जुंगजिन को काफी ज्यादा पेलने के बाद वैंग अभी उसको एक लॉक मार रहा होता है, लेकिन जुंगजिन अपना पूरा दम लगा के वैंग के एक मुक्का मार के उसको थोड़ा सा पीछे कर देता है। थोड़ा सा पीछे होते ही वैंग कहता है, जरा देखो तो इतनी मार खाने के बाद भी ये जिंदा है और वापसी में हमला कर रहा है। ठीक है लौंडे, ये बात तो मानता हूँ, तेरा स्टेमिना और एंड्योरेंस काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब भी तेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसकी कमी है। वैसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुझे जल्दी ही निपटाने वाला हूँ। और वैंग दोबारा से जाता है भागता हुआ जुंगजिन की तरफ उसके मुक्के बजाने के लिए। पहला मुक्का जुंगजिन डॉज कर लेता है, दूसरा मुक्का जुंगजिन के कंधे पे पड़ता है। वैंग का तीसरा और चौथा मुक्का ब्लॉक करते हुए जुंगजिन वैंग के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन वैंग भी इस मुक्के से बचते हुए जुंगजिन के मुंह पे एक मुक्का बजा देता है। और जूडो कोच ये सब कुछ देख के अपने मन में कहता है, इस लड़के को देख के लगता नहीं है कि इसने स्पेसिफिक कोई मार्शल आर्ट सीखा है। इसे देख के लगता है कि इसे असली फाइट्स करने की आदत है। इसे परवाह नहीं है कि क्या नियम है और नियम क्या नहीं है, इसलिए इस बात के काफी ज्यादा चांस है कि वेपन्स के साथ ये काफी ज्यादा अच्छी फाइट करता होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्या इतनी सी छोटी सी उम्र में इसने माफिया वाली जिंदगी जी है। जुंगजिन आखिर अब तो क्या करने वाला है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जुंगजिन इस बंदे से हार जाएगा। इतने में ही वैंग जुंगजिन को मारता हुआ उसके कंधे से पकड़ लेता है, लेकिन जुंगजिन भी वैंग को उसके कंधे से पकड़ लेता है, बट वैंग जुंगजिन के मुंह पे अपना सर दे मारता है। जुंगजिन की नाक से खून निकल रहा होता है और वो पीछे गिर रहा होता है और वैंग दोबारा से उसे मारते हुए कहता है, अब वक्त आ चुका है कि तू जूडो करना छोड़ दे और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे। लेकिन जुंगजिन जो अब तक किसी भी जूडो स्किल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, फाइनली अब वो तैयार होता है फाइट करने के लिए। वो अचानक से वैंग का हाथ पकड़ के उसको पटकने की सोच रहा होता है, लेकिन इस चीज का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वैंग का मुक्का काफी ज्यादा फास्ट होता है और वो जुंगजिन के सीधा मुंह पे जाके लगता है। जुंगजिन ने इस पूरी फाइट में जूडो का कोई भी मूव इस्तेमाल नहीं करा है, इसलिए वैंग उसको कहता है, मैं ये चीज देख पा रहा हूँ, तुझे जूडो वूडो बिल्कुल भी नहीं आता है ना? नहीं, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि तू जूडो को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इसका मतलब जुंगजिन के साथ कुछ तो लोचा चल रहा है, जूडो आने के बावजूद भी वो उसको इस्तेमाल नहीं करता है। और जुंगजिन के साथ क्या लोचा चल रहा है ये जानने के लिए हम देखते हैं 1 साल पुराना सीन। इस वक्त जुंगजिन किसी और स्कूल में पढ़ता था और लड़कियों में जुंगजिन काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था। जुंगजिन का अगले हफ्ते जूडो का एक मैच होने वाला होता है, इसलिए काफी सारी लड़कियां जुंगजिन को गुड लक कहने के लिए उसके लिए काफी सारी चॉकलेट्स वगैरह लेके आ रखी होती हैं और जुंगजिन हंसते हुए इन सारी चॉकलेट्स को एक्सेप्ट कर लेता है। और अगल बगल के लौंडे ये देख के जल रहे होते हैं कि सारी की सारी लड़कियां जुंगजिन के ही पास जा रही हैं बात करने के लिए। कुछ लड़कियां जुंगजिन को अपने साथ बाहर चलने के लिए भी कहती हैं, लेकिन जुंगजिन मना कर देता है, ये कह के कि मुझे मैच की प्रैक्टिस करनी है। बाकी के लौंडे तो ये चीज देख के और ज्यादा जल जाते हैं, लेकिन लड़कियों को ये सब कुछ भी कूल लग रहा होता है किसी तरीके से। ऑब्वियसली लड़कियों को जुंगजिन कूल इसलिए लग रहा होता है क्योंकि उसकी लाइफ में उसका अपना एक गोल होता है, यानी कि जूडो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जुंगजिन अपने डोजो पहुंच चुका होता है और उसको जितनी भी कुकीज और चॉकलेट मिली थी यहाँ के बंदों को जुंगजिन ने वो खाने के लिए दे दी होती है। जुंगजिन इन सारी कुकीज और चॉकलेट्स को खा के अपनी हेल्थ को खराब नहीं करना चाह रहा होता है, इसलिए उसने नहीं खाई। मतलब कि जुंगजिन का अगला जो जूडो का मैच होने वाला है उसके लिए जुंगजिन काफी ज्यादा सीरियस है, लेकिन जुंगजिन पहले से ही जूडो में काफी ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वो पहले ही कर चुका है। इसलिए जुंगजिन का कोच उसको कहता है कि अपनी बॉडी के ऊपर तुझे इतना ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा बहुत आराम कर सकता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जुंगजिन अपने घर में होता है। जुंगजिन को अचानक से कुछ आवाज आती है और वो देखता है कि उसके फादर जॉब से घर आ चुके हैं। अपने फादर को देखते ही जुंगजिन कहता है, क्या आप घर आ गए? क्या हुआ बेटा, क्या मैंने तुम्हारी नींद उठा दी है? नहीं, मेरी नींद कुछ समय पहले ही खुल चुकी। मैंने सुना है तुम्हारा कंपटीशन जल्दी ही होने वाला है, तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। ठीक है, हैव अ गुड नाइट फादर। इन दोनों के बीच में जितनी भी बात हुई होती है, इस दौरान जुंगजिन के फादर ने एक बार भी उसकी तरफ देखा नहीं होता, इसीलिए जुंगजिन अपने मन में बोल रहा होता है, डैड कभी भी मेरी तरफ मुंह करके बात नहीं करते हैं, चाहे वो कितने भी दुखों का सामना कर रहे हो, वो अपने दुख मुझे कभी भी दिखाते नहीं है। जब उनकी जॉब अच्छी नहीं चल रही होती, वो अपना दुख तब भी नहीं दिखाते। जब मॉम हमें छोड़ के चली गई थी, उन्होंने अपना दुख तब भी नहीं दिखाया। डैड हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, लेकिन मैं भी पढ़ाई करके एक कामयाब इंसान नहीं बन सकता हूँ। मैं जब भी जूडो की प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जब फादर मेरी उम्र के थे तो वो भी ऐसे ही थे। शायद उनको इस बात की चिंता है कि मैं भी उनकी तरह ना बन जाऊँ, इसलिए वो कभी भी मेरी तरफ देख के प्राउडली मुझसे बात नहीं करते हैं। वो बस चुपचाप से अपने दुखों को अपने अंदर दबा के रखते हैं। इसीलिए अपने फादर को मैं बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने आज तक मेरे लिए जितनी भी मेहनत करी है, उस मेहनत का कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा। लेकिन अचानक से हमें एक फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जुंगजिन ने काफी सारे बंदों को मार के जमीन में गिरा रखा होता है। साथ ही साथ में जुंगजिन खुद से बोल रहा होता है, क्या
अभी अभी मैंने ये क्या करा? मैं फादर को निराश नहीं करना चाहता। और एक बंदा जिसका फेस आधा जला हुआ होता है वो जोंगजिन के पास आता है और कहता है, हरामजादे, सिर्फ उस वजह से तूने मेरे चेहरे का ये हाल कर दिया। तू बस अपने बाप का नाम एक बहाने की तरह इस्तेमाल करता है। तू शुरुआत से ही एक हरामजादा है जिसे किसी की परवाह नहीं है अपने अलावा। और तू तो अब जूडो भी नहीं करता, उसके बावजूद भी तू डोजो में क्यों जाता रहता है? क्या जो पाप तूने करे तुझे उन चीजों का पछतावा अब तक है? दरअसल प्रेजेंट मोमेंट में जो जोंगजिन की फाइट चल रही है वैंग डैम के साथ, ये सारी डरावनी यादें जोंगजिन को उसी वक्त आ रही हैं, क्योंकि जोंगजिन ने कुछ समय पहले बहुत ही खतरनाक कांड करा था और उस कांड की यादें ही जोंगजिन को डरा रही होती हैं। लेकिन रियलिटी में तो जोंगजिन वैंग डैम से मार खा रहा होता है। जोंगजिन इन यादों के साथ वैंग डैम से मार खाते खाते जमीन में गिर चुका होता है और उसका कोच उसको चिल्ला के कहता है, जोंगजिन होश में आ, आखिर तुझे क्या हो गया है? वैंग जोंगजिन को जमीन में गिरा के कहता है, ये बात तो माननी पड़ेगी, इसको गिराना काफी ज्यादा मुश्किल है, साला हार ही नहीं मानता। सच में अब तो मुझे थक लगने लगी है। ओए रेफरी, क्या मैं इसको ऐसे ही मारता रहूं? अगर मैं इसको ऐसे ही मारता रहूंगा तो इसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ये फाइट तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। मैं तो सोच रहा था ये एक एथलीट है इसलिए ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन ये तो ऐसा ही ऐरा गहरा निकला। ओए जोंगजिन, आज के बाद से एक अच्छा बच्चा बन के पढ़ाई करियो। शिमोन, चल यहाँ से चलते हैं। वैंग को लग रहा होता है उसने जोंगजिन को हरा दिया है, इसलिए वो यहाँ से जा रहा होता है। पर इतने में ही कोच वैंग को कहता है, आखिर तू कहाँ जा रहा है? फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। और हम देखते हैं जोंगजिन दोबारा से अपनी जगह पे उठ चुका होता है और वैंग उसको देख के कहता है, अबे यार, इसको देख के सच में दिमाग खराब हो रहा है, ये साला पढ़ा क्यों नहीं रहता जमीन में? लेकिन जोंगजिन का भी दिमाग खराब हो चुका होता है और वो चिल्ला के कहता है, तुझे क्या लगता है तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है जो मेरे बारे में बकवास कर रहा है? तू बस एक बदमाश है जिसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तुझ जैसा इंसान जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसके कोई सपने नहीं है, वो मुझे कैसे समझ सकता है? वैंग कहता है, क्या जिम्मेदारी, सपने, इन सब की बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में डाल ले। यहाँ पे ऐसी एक्टिंग मत कर जैसे तू बहुत अच्छा इंसान है। तू एक नंबर का हरामखोर लूजर है। तू वो गधा है जो बहाने बना के अपनी मुसीबतों से भाग जाता है। सच में तुझे देख के तेरे माँ बाप के लिए मुझे काफी ज्यादा दुख होता है। ये बात सुन के जोंगजिन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ठीक है, तो तू असली फाइट करना चाहता है ना, तो ठीक है। जोंगजिन भागता हुआ वैंग की तरफ आता है उसके एक मुक्का मारने के लिए, लेकिन वैंग ही उसके एक मुक्का मार देता है। लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंगली जोंगजिन ने इस मुक्के को डॉच करके वैंग को अपनी पकड़ में लेके उसे बहुत ही बढ़िया करके जमीन में पटक दिया होता है। जोंगजिन अभी फाइटिंग के उस मोड़ में आ चुका होता है जहाँ पे उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे उसकी जान को खतरा है, और जब ऐसा होता है तो कोई भी इंसान अपने असली रंग में आ जाता है। लेकिन वैंग ये पटकी पड़ने के बावजूद भी कूल बनने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, साले सच में काफी ज्यादा दर्द हुआ इसमें मुझे। और जोंगजिन का मास्टर सोच रहा होता है कि जोंगजिन ने 1 साल से जूडो की प्रैक्टिस नहीं करी है। जोंगजिन बस रोज डोजो में आता है और प्रैक्टिस नहीं करता। उसके बावजूद भी जोंगजिन ने इस तरीके का हमला कैसे करा? इस बात से जोंगजिन के मास्टर को ऐसे लग रहा होता है कि जोंगजिन ने अब तक हार नहीं मानी है और वो जूडो में दोबारा से वापस आना चाहता है। वैंग वापस से अपनी जगह पे उठता है और कहता है, ठीक है, तूने मुझे पटक दिया तो ऐसे स्टाइल से क्या देख रहा है मुझे? ये कोई ऐसी स्किल नहीं थी जो मुझे तुझ जैसे इंसान के ऊपर इस्तेमाल करनी चाहिए थी। अबे यार, तेरी बातों में मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। अभी अभी तो मुझे महसूस होने लगा था कि तू एक ऐसा बंदा है जिसके साथ फाइट करना सही होगा, लेकिन बार बार गधों की तरह बातें करके तू खुद ये प्रूफ क्यों कर देता है कि तू एक नंबर का ढक्कन है? स्कूल के टॉप 7 बंदे यही चाहते हैं ना, मैं सबको एक एक करके हराऊं। इसलिए क्या तुझे नहीं लगता कि तुझे अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे फाइट करनी चाहिए? या तू मुझे कमजोर समझता है इसलिए अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे फाइट नहीं कर रहा है? या फिर तुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना ज्यादा वेला हूँ कि बार बार यहाँ पे आके तुझसे फाइट करता रहूंगा? क्योंकि जोंगजिन अब तक ठीक से जूडो स्टाइल में फाइट नहीं कर रहा होता है, इसलिए उसका मास्टर चिल्ला के उसको कहता है, ली जोंगजिन, आखिर कब तक तू इस तरीके की एक्टिंग करता रहेगा? इस वक्त तू जिस कंडीशन में है इसमें तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है। यानी कि अगर तू ये फाइट हार गया तो तू दोबारा से कभी भी जूडो नहीं कर पाएगा। या तू सच में जूडो को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार है? और ऊपर से पास्ट में जो कुछ भी तेरे साथ हुआ है या फिर जो कुछ भी तूने करा है अब तक तू उसको भूला क्यों नहीं है? अपनी अंदर की पावर को दबा मत, उसको बाहर आने दे जैसा तू हमेशा करता है, क्योंकि हो सकता है ये तेरी आखिरी फाइट हो, इसलिए अपना पूरा दम लगा के फाइट कर। दरअसल जोंगजिन के पास जूडो को ना इस्तेमाल करने के अपने कुछ रीजंस थे, लेकिन अभी जोंगजिन वैंग डैम को कहता है, वैंग डैम, इस फाइट को अपनी आखिरी फाइट बनाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। अब मैं तेरे साथ सीरियसली फाइट करूंगा बिना कुछ छुपाए। अबे ढक्कन, तो शुरुआत से मैं भी तो यही चाहता हूँ, तो आजा इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। वैंग बहुत ही स्पीड में भागता हुआ आता है जोंगजिन के पास और उसके लगातार काफी सारे मुक्के बजा देता है, लेकिन जोंगजिन वो सारे मुक्के या फिर डॉच या फिर ब्लॉक कर लेता है और लास्ट में वैंग को बहुत ही ट्रिकी तरीके से पकड़ के जमीन में पटक देता है। वैंग अभी खुद को ठीक से संभाल भी नहीं पाया होता है। इतने में ही जोंगजिन
जुंगजिन वैंग के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और इसके बाद उसके मुंह पे लगातार काफी सारे मुक्के बजा देता है और कहता है, ये चीज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। शिहॉन भी ये सब कुछ देखते हुए अपने मन में कहता है, जुंगजिन के अगल बगल का ऑरा पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। भले ही वैंग डैम काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जुंगजिन को पीपैक हाई स्कूल में 7th रैंक मिली है और वो रैंक उसने बिना जूडो को इस्तेमाल करके पाई है। इसलिए अब ये बता पाना कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतने वाला है, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ वैंग के मुंह पे लगातार काफी सारे मुक्के पड़े जा रहे होते हैं। वैंग पीछे से जंगजियोंग के काफी सारी लात भी मार रहा होता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसलिए वैंग के मुंह से जो खून निकल रहा होता है वो उसको जंगजियोंग के मुंह पे फेंक देता है, जिस वजह से जंगजियोंग को दिखना हल्का सा बंद हो जाता है और रेफरी चिल्ला के कहता है, ये हरामजादा दोबारा से चीटिंग करने लग गया। लेकिन वैंग जुंगजिन के मुंह पे एक मुक्का मारता है जो उसके गाल से टच होके चला जाता है और कहता है, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पे अपना बेस्ट दे रहा हूँ। लेकिन जुंगजिन वैंग के मुक्के से बच के उसके हाथ में एक लॉक दे देता है और जुंगजिन के डोजो के बंदे ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दरअसल वैंग के एक हाथ में लगभग लॉक पड़ चुका होता है, लेकिन वैंग ने आखिरी मोमेंट में अपने उस हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लिया होता है ताकि उसके हाथ में ठीक से लॉक ना पड़ पाए। इन दोनों के बीच में एक तरीके से अभी ताकत की लड़ाई हो रही होती है, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी अभी वो बाजी मार लेगा। और जुंगजिन के डोजो में जितने बंदे होते हैं वो सारे के सारे जुंगजिन को चीयर अप कर रहे होते हैं, जिससे वैंग डिस्टर्ब हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि शिहॉन चुपचाप से खड़ा होता है, इसलिए वैंग उसको कहता है, हरामजादे शिहॉन, आखिर वहाँ पे खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? क्या तू चाहता है तेरी तरह मेरा हाथ टूट जाए? इसलिए शिहॉन भी वैंग को बस चीयर अप करने ही वाला होता है। इतने में ही उसके पीछे दो लौंडे आ जाते हैं, जिनकी डर की वजह से वो चुप हो जाता है। और जो जुंगजिन बहुत ही खतरनाक तरीके से वैंग का हाथ खींच रहा होता है, वैंग जानबूझ के अपना हाथ उसी की तरफ कर देता है पूरा का पूरा, ताकि जुंगजिन के फोर्स की वजह से ही वैंग को मदद मिल जाए। और इसी चीज के साथ वैंग जुंगजिन के मुंह पे एक मुक्का बजा देता है। लेकिन जुंगजिन ने अब भी वैंग को छोड़ा नहीं होता। वो वैंग के पेट में लात मार के उसको पीछे की तरफ पटक देता है। वैंग जैसे ही जमीन में गिरता है तो जुंगजिन दोबारा से भागता हुआ जाता है उसकी तरफ उसको मारने के लिए, और वैंग के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का भी बजा देता है। और साथ ही साथ में अपने मन में कहता है, जिन लोगों की मैं चिंता करता हूँ मैं उनको कभी परेशान नहीं होने दूंगा, मैं अपने फादर को निराश नहीं करूंगा दोबारा। और जुंगजिन दोबारा से वैंग के मुंह पे एक मुक्का बजाता है, लेकिन साथ में वैंग भी इस बार उसके मुंह पे मुक्का बजा देता है। लेकिन जुंगजिन वैंग को हराने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट होता है कि उसको जो मुक्का पड़ा होता है उसको इग्नोर करता हुआ वो एक अपरकट मारता है वैंग के ऊपर। लेकिन वैंग उस अपरकट से तो बचता ही है, साथ में अपना घुटना इसकी ठुड्डी में मार देता है। जुंगजिन को समझ नहीं आया होता है कि ये अटैक उसके कैसे पड़ गया, और वो अपने मन में कहता है, मुझे एक और मौका चाहिए, इस बार मैं हारूंगा नहीं। कायदे से जुंगजिन को अब तक जमीन में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जुंगजिन के अंदर इतनी ज्यादा आग भरी पड़ी होती है कि इस वाले हमले को भी वो इग्नोर कर देता है खुद के ऊपर, और वैंग का हाथ पकड़ के उसके ऊपर एक खतरनाक सा जूडो का हमला करता है, जिसमें वो वैंग को जमीन में बस पटकने ही वाला होता है। लेकिन वैंग को जमीन में पटकने के लिए जुंगजिन ने हवा में नहीं उठाया होता। दरअसल वैंग खुद हवा में उछला होता है ताकि वो इसके हमले को खराब कर सके, और ये चीज देख के सारे लोग हैरान हो चुके होते हैं। और वैंग आगे की तरफ गिरता तो है, लेकिन उसको चोट नहीं आई होती, बस जुंगजिन का हमला बेकार हो चुका होता है। और जुंगजिन कहता है, मुझे अभी मौका मिला है दोबारा से ये सब कुछ स्टार्ट करने का, अब मैं चीजों को ऐसे जाने नहीं दे सकता। लेकिन वैंग जुंगजिन के एक मुक्का मारते हुए कहता है, ऐसे बहुत से वक्त होते हैं जहाँ पे तुम काफी ज्यादा लेट कर देते हो, लेकिन तेरे पास तेरी गलतियां सुधारने का मौका हर वक्त था। तुझे आराम से बैठ के सोचना चाहिए था कि तू अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकता है। इसी के साथ जुंगजिन के मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और वो पीछे जाके गिरता है। लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं 1 साल पुराना सीन, जहाँ पे जुंगजिन के जूडो के मैच चल रहे होते हैं और जुंगजिन मस्त करके अपने अपोनेंट्स को हरा रहा होता है। और जुंगजिन फ्यूचर में जूडो का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, हमें यहीं से पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। हम देखते हैं जुंगजिन के जूडो के मैच काफी ज्यादा अच्छे चल रहे होते हैं, काफी सारे लोग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। लेकिन जुंगजिन का अगला मैच होता है उसके सीनियर के साथ, और ये जो सीनियर लोग होते हैं ये काफी ज्यादा हरामखोर किस्म के होते हैं। जिस बंदे का अगला मैच जुंगजिन के साथ होता है उसके साथ का बंदा उसको कहता है, क्या हुआ, क्या तुझे डर लग रहा है उसके साथ मैच से? दूसरा बंदा कहता है, कम ऑन, आखिर तू भी अब ऐसे क्यों बोलने लग गया? मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चिंता है कि तू हार जाएगा। मैं तो बस ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम उसके सीनियर होने के नाते उसको सबक सिखाएं। इसलिए अगले सीन में हम देखते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले ही जुंगजिन के सीनियर्स ने उसको पकड़ लिया होता है। ये सीनियर्स जुंगजिन को मारते हुए बोल रहे होते हैं कि तुझे जानबूझ के अगला मैच हारना है। हालांकि जुंगजिन इनकी बात से एग्री नहीं कर रहा होता, लेकिन वो इनके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा होता, क्योंकि असल में जुंगजिन एक काफी अच्छा इंसान होता है जो फालतू में किसी से फाइट नहीं करना चाहता। इतने में ही इन सीनियर्स में जो सबसे हरामी बंदा होता है वो यहाँ पे आता है और कहता है, तू जूडो में काफी ज्यादा अच्छा है,
अगर एक बार तो जानबूझ के हार भी जाएगा तो इससे क्या बिगड़ने वाला है तेरा। भले ही हम दूसरे स्कूल से हैं लेकिन हम तेरे सीनियर हैं। जानबूझ के हार के बस तू ये समझ लियो कि तू अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना। इसके अगले सीन में जुंगजिन की जो सीनियर के साथ फाइट होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है जूडो वाली। लेकिन जुंगजिन जानबूझ के हारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और अपने सीनियर को उठा उठा के पटक रहा होता है और कहता है, तूने कहा तू मेरा सीनियर है। सीनियर गया तेल लेने। अगर तू चाहता है मैं तुझे रिस्पेक्ट दूं तो तुझे भी मुझे रिस्पेक्ट देनी होगी। जो बाकी के सीनियर्स होते हैं जुंगजिन को देख के उनका दिमाग खराब हो रहा होता है, लेकिन एक जो सबसे हरामी वाला होता है वो कहता है जाने दो, मुझे पता था ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने पहले से ही कुछ तैयारियां कर रखी थी जिस वजह से ये जीत नहीं पाएगा। और वो तैयारी हम सीनियर की देखते हैं रिंग के अंदर, जहाँ पे जो बंदा जुंगजिन से फाइट कर रहा होता है जानबूझ के एक्टिंग करता है जैसे जुंगजिन ने उसका हाथ मोड़ दिया है, जिस वजह से जुंगजिन को फाउल मिल जाता है। यानी कि जुंगजिन इस बंदे से फाइट में हार चुका है और जुंगजिन के लाइफ की यही वो फाइट थी जिसमें वो हारा था। अभी जुंगजिन के कोच लोग यहाँ पे आके बोल रहे होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, जुंगजिन ने उसका हाथ नहीं मोड़ा, चाहे तो तुम फुटेज चेक कर लो। लेकिन फुटेज वगैरह को बिल्कुल भी चेक नहीं किया जाता, क्योंकि जो हरामी सीनियर होता है उसकी काफी ऊंचे लोगों से पहचान होती है और वो ही ये सारी की सारी सेटिंग करवाता है ताकि जुंगजिन जबरदस्ती फाइट में हार जाए। और ये जो हरामी सीनियर होता है इसका नाम होता है होंग योंगजिन। होंग योंगजिन अब भी रुका नहीं होता, वो अब भी जुंगजिन की और ज्यादा गंदी वाट लगाना चाह रहा होता है। और इस बार जो होंग योंगजिन ने जुंगजिन के साथ करा होता है ये काफी ज्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ जुंगजिन का नुकसान हो रहा था, अब उसके फादर का भी होने लगा है। जुंगजिन अपने घर में देखता है कि उसके फादर काफी ज्यादा सैड हैं। उसके बावजूद भी उसके फादर अपना दर्द कभी भी जुंगजिन को दिखाते नहीं है, लेकिन जुंगजिन को महसूस हो चुका होता है। लेकिन आखिर जुंगजिन के फादर के साथ हुआ क्या है ये जानने के लिए हम एक अगला सीन देखते हैं, जहाँ पे वो सारे सीनियर लोग एक जगह पे बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं और अचानक से वहाँ पे एंट्री होती है जुंगजिन ली की, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जुंगजिन होंग योंगजिन के पास आके कहता है, आखिर तूने ये सब कुछ क्यों करा, तुझे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। लेकिन होंग योंगजिन अपनी जगह पे उठता है और जुंगजिन के एक रैपट बजा देता है और जुंगजिन को नीचा दिखाते हुए कहता है, चाहे साला बाप हो या फिर उसका बेटा, दोनों को ही अपनी औकात नहीं पता है। मुझे कुछ ही समय पहले पता चला कि तेरा बाप मेरे बाप की कंपनी में काम करता है। जैसे ही मेरे फादर ने तेरे बाप को बताया कि उनका बेटा भी जूडो करता है तो तेरा बाप मेरे बाप से जबरदस्ती चिपकने लगा था। और क्योंकि मैं अपने फादर का एक जिम्मेदार बेटा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी थोड़ी सी मदद कर दूं। तुझे अपने बाप की गलतियों से सीखना चाहिए और अपने मालिकों के सामने अपना मुंह बंद रखना चाहिए। यानी कि होंग योंगजिन ने जुंगजिन के फादर को जॉब से निकलवा दिया होता है और इसलिए जुंगजिन यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आया होता है और कहता है, हरामजादे, तूने ऐसे छोटे मोटे रीजंस की वजह से मेरे फादर को जॉब से निकलवा दिया, हरामखोर। लेकिन एक सीनियर जुंगजिन का कंधा पकड़ के पीछे से उसके मुक्का मारने वाला होता है, बट जुंगजिन उसका हाथ पकड़ के उसको आगे की तरफ पटक देता है। इसके बाद बाकी के सीनियर्स भी टूट पड़ते हैं जुंगजिन के ऊपर, लेकिन जुंगजिन का भी दिमाग खराब हो चुका होता है क्योंकि इन लोगों की वजह से जुंगजिन के फादर की जॉब तक जा चुकी है। इसलिए जुंगजिन इन सब के ऊपर अपनी फुल भड़ास निकालता है और इन सबको कुत्तों की तरह मारता है। जुंगजिन ने सारे के सारे बंदों को जमीन में गिरा दिया होता है, अब सिर्फ होंग योंगजिन बचा होता है। होंग योंगजिन को पता होता है कि वो मार खाने वाला है, इसलिए कहता है, जुंगजिन रुक जा, हम बात कर सकते हैं। भाड़ में जा हरामजादे, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे ऐसी बात मत कर, हम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। होंग योंगजिन बोल तो बहुत अच्छा रहा होता है, लेकिन उसने एक टूटी हुई बोतल अपने पीछे छुपा रखी होती है जिससे वो अचानक से हमला करता है। लेकिन जुंगजिन उस हमले से बच के इसका हाथ पकड़ के इसको आगे की तरफ फेंक देता है और ये सीधा मुंह के बल जाके गिरता है एक गर्म तवे के ऊपर, जिस वजह से इस हरामखोर का हाफ फेस फ्राई हो चुका होता है। इसीलिए बात अब पुलिस तक पहुंच चुकी होती है और इसके अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। पुलिस स्टेशन में जुंगजिन तो होता ही है, साथ ही में जिन बच्चों को उसने मारा है यानी कि सीनियर्स को, उनके पेरेंट्स भी वहाँ पे होते हैं। ये लोग जुंगजिन के ऊपर अभी चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, यहाँ पे अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आ। ये लोग अभी यहाँ पे जुंगजिन के पेरेंट्स की परवरिश के ऊपर सवाल उठा रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने इस बच्चे को किस तरीके से बड़ा करा है। अभी यहाँ पे पूरी तरीके से हंगामा हो चुका होता है। इन पेरेंट्स का बिल्कुल भी इरादा नहीं होता जुंगजिन को आसानी से छोड़ने का, लेकिन इतने में ही पुलिस स्टेशन में एक बंदा चलता हुआ आता है जिसको देख के जुंगजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये बंदा जुंगजिन के पास आके सीधा उसके एक रैपट बजा देता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है जुंगजिन का फादर, जो कि अभी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। मतलब तुम समझ सकते हो जुंगजिन के फादर की लाइफ में पहले से ही काफी सारी दिक्कतें थी जो कि वो अपने बेटे को शो तक नहीं करते थे और जाने अनजाने में उनका बेटा दोबारा से उनको एक और दिक्कत दे चुका है और इस बात का दुख उनके बेटे को बहुत ज्यादा है। और इसी हादसे के बाद से जुंगजिन ने सोच लिया था कि अब वो जूडो का इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए वो वैंग डैम के साथ शुरुआत में जूडो का इस्तेमाल नहीं कर रहा था।
जुंगजिन अपने फादर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। इतने में ही जो बाकी लॉन्डो के पेरेंट्स होते हैं वो जुंगजिन के फादर को कहने लगते हैं, तो फाइनली ये भाई साहब यहाँ पे आ ही गए। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? उसने हमारे मासूम बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। और ये मासूम हैवान बच्चे खड़े तो ऐसे होते हैं जैसे सच में मासूम होंगे। जुंगजिन अपने फादर को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा नहीं है, गलती इन लोगों की। पर जुंगजिन का फादर उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है, ली जुंगजिन अपना मुंह बंद कर। इसके बाद जुंगजिन के फादर सारे पेरेंट्स के सामने अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है। वैसे भी मेरे बेटे को स्पोर्ट्स के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, लोगों से लड़ाई न करे। क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो हमारे साथ? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे माफी मांगोगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे? इतने में यहाँ पे होंग योंगजिन का बाप आता है और कहता है, सही कहा, हम इस चीज को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुमने कहा तुम्हारे बच्चे को सिर्फ स्पोर्ट खेलना आता है, हमारे बच्चों के साथ भी यही केस है, इसलिए तुम्हारा बच्चा कोई स्पेशल नहीं है जो हम उसे ऐसे ही माफ कर दें। क्यों मैनेजर ली, मैंने सही कहा ना? जुंगजिन का फादर इस बंदे को देख के हैरान हो चुका होता है क्योंकि ये बंदा उसका पुराना बॉस है और इस बंदे ने जुंगजिन के फादर को जॉब से निकाल दिया है अपने बेटे के कहने पे। और ऑब्वियसली अपने बॉस को देख के जुंगजिन के फादर बेचारे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ये बॉस कहता है, यहाँ तक कि तेरे बेटे ने मेरे बेटे का चेहरा भी जला दिया है। क्या तेरे लिए इतना काफी नहीं था कि मैंने तुझे जॉब से निकाल दिया है? या तो अब इतना नीचे गिर रहा है कि अपने बेटे को क्रिमिनल बनाना चाहता है? बेचारे जुंगजिन के फादर अपने घुटनों के बल बैठ के गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं, सच में सर, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है मेरी ही परवरिश में गलती रह गई, मुझे उसे ठीक से सिखाना चाहिए था। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। और क्या तू इस तरीके से किसी से माफी मांगता है? लगता है तुझे अंदाजा नहीं है कि तेरे बेटे ने कितनी बड़ी गलती करी है। शायद तुझे अपने बेटे की जिंदगी की परवाह नहीं है, उसके फ्यूचर की परवाह नहीं है। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा उसका। ये सुन के जुंगजिन के फादर अपना सर भी जमीन में टच करवा देते हैं और भी ज्यादा गिड़गिड़ा के माफी मांग रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। और सोचो उस बेटे के ऊपर क्या बीत रही होगी जो अपने फादर को इस तरीके से देख रहा है। सच बता रहा हूँ, अगर किसी की भी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आएगा ना, तो वो उसकी लाइफ का सबसे ज्यादा दुख भरा मोमेंट होगा। तो खैर अभी हम देखते हैं जुंगजिन के फादर गिड़गिड़ा रहे होते हैं और जुंगजिन बेचारे को बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है। और ये बातें जुंगजिन को तब याद आ रही होती है जब प्रेजेंट मोमेंट में वैंग डैम के साथ उसकी फाइट चल रही होती है। जुंगजिन किसी भी कीमत में इस फाइट को नहीं हारना चाहता होता क्योंकि वो जूडो को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि जूडो ही एक ऐसी चीज है जिससे उसे लगता है कि वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है। जुंगजिन अभी घुमा के एक मुक्का मारता है वैंग डैम के ऊपर, लेकिन वैंग आसानी से उसको डॉज करके जुंगजिन के मुंह पे एक मुक्का बजा देता है। ये मुक्का पड़ते ही जुंगजिन वापस से पुरानी यादों में जा चुका होता है, जहाँ पे जुंगजिन का कोच उसको बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुम दोबारा से जूडो स्टार्ट करना चाहते हो, इसलिए तुम रोज डोजो में आते हो। ये पुरानी यादें जुंगजिन को खाए जा रही होती हैं और प्रेजेंट मोमेंट में जुंगजिन एक मुक्का पड़ने के बावजूद भी वैंग के कंधे को पकड़ के उसके ऊपर एक हमला करने वाला होता है, लेकिन वैंग जुंगजिन के मुंह पे अपनी कोहनी दे मारता है और जुंगजिन दोबारा से पुरानी यादों में पहुंच जाता है, जहाँ पे न्यूज चैनल में उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि एक लड़के ने बहुत ही बुरी तरीके से काफी लोगों को मारा है, काफी लॉन्डो को मारा है। इसके बाद जुंगजिन के फादर उसे पीपैक हाई स्कूल में भेज देते हैं क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट आने में किसी को भी जॉब मिल सकती है। हालांकि जुंगजिन का पढ़ाई वढ़ाई करने का कोई मन नहीं होता, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं होता क्योंकि ये बेचारा अंदर से पूरा टूट चुका होता है। ये अपने फादर को और ज्यादा दुख नहीं देना चाहता और फाइनली वैंग डैम से फाइट करते हुए उसे ये एहसास हुआ होता है कि उसे वापस से जूडो स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि उसके फादर उसकी कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं, भले ही उसके फादर उसको कुछ कहते नहीं। इस वजह से जुंगजिन के अंदर जोश तो आ रहा होता है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जो उसके मुक्के पड़ रहे हैं उसका वो शरीर झेल नहीं पाता और ऑन द स्पॉट जमीन में गिर चुका होता है, यानी कि वैंग डैम फाइट जीत चुका है। फाइट जीतते ही वैंग अपने ग्लव साइड में फेंकता है और शी हॉन को यहाँ से चलने के लिए कहता है और कोच वैंग से वादा करता है कि आज के बाद जुंगजिन को वो अपने डोजो में कदम नहीं रखने देगा और बाकी के जितने भी डोजो है वहाँ भी मना कर देगा इसको लेने से। पर इतने में ही जुंगजिन दोबारा से अपनी जगह पे उठ जाता है और उसको देख के वैंग हैरान हो जाता है और कहता है, हरामखोर, तेरी वजह से मुझे दौरा पड़ने वाला था, क्या तू कोई ज़ॉम्बी है? बार बार खड़ा उठ जाता है। लेकिन जुंगजिन वैंग से कहता है, तू जो मुझसे बोल रहा था मेरे पास मौका था, आखिर तेरा उस बात से क्या मतलब था? वैंग कहता है, ये बात तुझे पता होनी चाहिए, आखिर मुझसे क्यों पूछ रहा है? मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, तुझे बाद में देखता हूँ। कोच भी अभी जुंगजिन को डोजो से बाहर निकाल रहा होता है शर्त के मुताबिक, लेकिन वैंग एक अंगड़ाई लेते हुए कहता है, वेल, ऐसा नहीं है कि इसके डोजो छोड़ने से मुझे कुछ मिलने वाला है, इसलिए इसको डोजो में रहने दो। ऐसा समझ लो मैंने कोई ऐसी शर्त रखी ही नहीं थी, ऐसा करने के पीछे मेरा कोई खास रीजन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अब इसे अपने ऊपर थोड़ा सा यकीन आया होगा और आगे चल के ये काफी मेहनत करेगा। क्यों लौंडे, मैंने सही कहा ना? वैंग की बातें सुन के सबको एहसास होता है कि वैंग लग तो बुरा रहा था, लेकिन
असल में ये बंदा बुरा नहीं है। और जोंगजिन दोबारा से अपनी जगह पे गिर जाता है और कोच उससे पूछता है कि अब तू क्या करना चाहता है आगे। जोंगजिन के चेहरे में एक स्माइल होती है और वो अपने फादर को कॉल करता है। वैसे इससे पहले जोंगजिन ने कभी अपने फादर को कॉल तक नहीं करा था, लेकिन अभी उसके फादर अपने बेटे की कॉल को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और आपको बता दूं, जोंगजिन के फादर अब जॉब से निकाले जाने के बाद किसी डिलीवरी कंपनी में काम करते हैं। इसके बाद हम अगले दिन के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे शी हॉन अपना पूरा काम करता है, यानी कि ये खबर फैलाता है कि वैंग डैम ने 7वें नंबर के बंदे को हरा दिया है। और 5वें नंबर वाला बंदा 7वें नंबर वाले के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो वैंग डैम से हार चुका है। लेकिन जोंगजिन 5वें नंबर वाले बंदे को कहता है अब ये बातें जाने भी दो, वो नया लौंडा इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन 5वें नंबर वाला बंदा ये बात सुन के भी गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉक्युन को। ये बंदा सीधा जाता है नंबर 6 वाले बंदे के पास, यानी कि वो बंदा जिससे अगली वैंग डैम की फाइट होने वाली है। नंबर 6 का बंदा आराम से अपनी बुक वगैरह पढ़ रहा होता है और गॉक्युन उसको कहता है, ओए तूने वो खबर सुनी ना, जोंगजुन उस बंदे से हार चुका है और अगली बारी तेरी है उस बंदे के साथ फाइट करने की। नंबर 6 का बंदा अपनी बुक बंद करता है और कहता है, ओ जूडो वाला हरामजादा, उसने तो हारना ही था, लगता है उस ट्रांसफर स्टूडेंट को मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा अब। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है चोई डोंगहॉन, जो कि इस पूरे स्कूल का सबसे ज्यादा लंबा हट्टा कट्टा बंदा होता है। इसकी हाइट 198 सेंटीमीटर होती है और इसका शरीर किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होता। तो खैर ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।